तो नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा विजय दिवाकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप सभी शिक्षक बनने जा रहे उन प्रतियोगी परीक्षा को दिलाने जा रहे सभी सम्मानीय स्टूडेंट के लिए हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी यहाँ पर, ताकि आप लोग का हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर है वो अच्छे से तैयारी हो सके, क्योंकि 10 जून को होने वाली है छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। भाषा के रूप पूछ सकता है, ऑप्शन रहेगा। मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस आधार पर भाषा के दो मुख्य रूप है। हालांकि भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन अगर वो व्याकरण दृष्टि से पूछा जाए तो समझ जाना वहां पर आपको 2 रूप लिखना है, और सामान्यतः भाषा के रूप लिखने के लिए बोला जाए तो वहां 3 रूप आएगा। तो ये आप लोग को ऑप्शन को ध्यान में रख करके, प्रश्न को ध्यान में रख करके आपको टिक लगाना है। तो व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो भाषा के 2 रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जिस भाषा को हम अपने मुंह से बोल करके अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं दूसरे के साथ, वो मौखिक भाषा में आ जाएगा। और जब हम अपने विचारों और भावों को, मनोदशा को लिख करके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, वो लिखित भाषा के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आपको मैंने डिफिनेशन बता दिया, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी लिखा है कि इसके अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान दीजिए, विशेष परिस्थितियों में अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य कुछ संकेतों का भी प्रयोग करता है। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथ दिखाकर किसी को रुकने का इशारा करना, किसी की तारीफ करने के लिए अंगूठे और उंगली को मिलाकर घेरा बनाकर दिखाना आदि। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर व्याकरण वाली शब्द के आधार पर पूछा जाए आपको परीक्षा में, तो वहां पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं व्याकरण में। ये आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न को देख करके ही उत्तर बनाएंगे। भारत में अनेक भाषाएं हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा, संविधान के अनुसार स्पेशल जितने भाषा यहाँ पर मान्यता प्राप्त है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोग को। पहला हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, पंजाबी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी और बोडो। इतने जो भाषा है, इतने भाषा को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त दिया गया है। अब आती है मदर टंग, मातृभाषा किसे कहेंगे और मातृभाषा कब मनाया जाता है उसके दिवस। तो मातृ अर्थात माँ, माँ और परिवार से जो ओरिजिन होता है हमारा, जहाँ हम पलते बढ़ते हैं, वहाँ से सीखी भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। उसी प्रकार तमिल या तेलुगु परिवार में अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसका हिंदी ना होकर तमिल या तेलुगु होगी। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब आती है राजभाषा किसे कहेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहेंगे, जिसमें हमारे सरकारी कामकाज होते हैं। सरकार के कामकाज करने का जो ऑफिशियल, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जो बात करने का, पत्र करने का, पत्र व्यवहार का जो तरीका होता है, वो जिस भाषा के रूप में दिया जाता है वो राजभाषा के अंतर्गत आती है। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई है। इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को मान लिया गया, स्वीकृति प्रदान कर दिया गया। अब आती है कॉन्टैक्ट लैंग्वेज, संपर्क भाषा। वह भाषा जो जन जन के बीच संपर्क का माध्यम बनती है, संपर्क भाषा कहलाती है। अर्थात जो वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक स्तर पर आपस में जोड़ने का कार्य करे। भारत में यह भूमिका हिंदी निभाती नजर आती है। भारतीय अलग अलग भाषा के होते हुए भी हिंदी के माध्यम से आपसी संपर्क बनाए रखते हैं। जैसे उत्तर भारतीय से दक्षिण, पूर्वी या पश्चिमी भारतीय हिंदी में ही बात करता है। यह एक संपर्क भाषा है, कॉन्टैक्ट भाषा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। बोली, डियालेक्ट किसको कहेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोली किसको हम कहेंगे, भाषा और बोली में अंतर होता है, आप ध्यान देंगे।
जैसे छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी बोली में अगर देखा जाए, जैसे हमको अलग से मान लो छत्तीसगढ़ी बोली में हमको लिखना है कबूतर लिखना है, तो कबूतर लिखना रहेगा छत्तीसगढ़ी में, तो छत्तीसगढ़ी में कबूतर को कैसे लिखेंगे? छत्तीसगढ़ी में कबूतर को कहते क्या है, पहले ये आप सोचिए। छत्तीसगढ़ी में कबूतर को क्या बोलेंगे? परेवा। छत्तीसगढ़ी में कबूतर को परेवा कहते हैं। अब परेवा कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आप लगाएंगे प, उसके बाद लिखेंगे रे, उसके बाद आप कहेंगे व। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो प शब्द है ये तो हिंदी से आया, छत्तीसगढ़ी तो है नहीं। यहाँ पर रे शब्द जो है हिंदी से आया, वा शब्द हिंदी से आया है। कुल मिलाकर के हम जो छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, अगर उसको हम लिखने का प्रयास करें तो हमारा कोई खुद का छत्तीसगढ़ी स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ी को भाषा नहीं कहेंगे, ये एक बोली है, ये एक डियालेक्ट है कहना चाहिए। इसका अलग से कोई विशेष लिपि नहीं है। अगर हम उसको लिखना चाहें तो हम फिर हिंदी में आ जाएंगे, हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा। कोई भी चीज़ लिखने के लिए हिंदी वर्णमाला, हिंदी अक्षर का ही हम प्रयोग करेंगे। तो भाषा और बोली में अंतर होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रीय भाषा का क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली वह भाषा जिसका अपना एक साहित्य नहीं होता, अपनी लिपि नहीं होती। बोली जो होती है वो देश के किसी भी भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जिसका अपना एक खुद का एक लिटरेचर नहीं होता, अपना खुद का लिपि नहीं होती। बोली में 10-20 मील की दूरी में हल्का सा परिवर्तन आ जाता है। आप देखिए, बस्तर की बोली हो, चाहे सरगुजा की हो, चाहे छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर के रायगढ़ तक, आप रायगढ़ से रायपुर तक चले जाइए, आपको उनकी जो बोली है बीच को उसमें डिफरेंस नजर आएगा। आप अंबिकापुर, रायगढ़, सरगुजा, इन तीनों क्षेत्र में जाइए, तीनों जगह जाएंगे, तीनों जगह आपको थोड़ा थोड़ा उन लोग की लैंग्वेज के साउंड में, फोनेटिक्स में, बोलने की बोलचाल में बहुत डिफरेंस दिखाई देना लगेगा आप लोग को। तो कुल मिलाकर के बोली जो है बदल जाती है। तो इसके प्रचलित और सामान्य रूप में कोई परिवर्तन कहना चाहिए नहीं है। ब्रज अवधि खड़ी बोली में साहित्य रचना भी हुई है, परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही वर्तमान में हिंदी भाषा का रूप ले पाई जिसका व्यवहार हम करते हैं। लिपि भाषा का मूल रूप मौखिक है, अर्थात जबकि लिखित रूप बाद में भी विकसित हुआ। सबसे पहले तो बोलकर ही अपनी भावनाओं को व्यक्त किया गया। तो बोली जाने वाली जो ध्वनि है उसको अगर हम स्थायी रूप देने के लिए कुछ चिन्ह बनाएं, जैसे हमको अब कुछ कहना है, राम लिखना है तो रत के रा, आ की मात्रा और मछली का माँ बनाना पड़ेगा, तो उसका एक चिन्ह हो गया। बोल तो रहे हैं राम, अनपढ़ है वो राम राम ही कहेगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो उसके अक्षर को समझ सकता है, तो उसके अंदर में उसको जो फोनेटिक है, राम शब्द है, उसको उकेरने की क्षमता है। हम अनपढ़ भी राम राम भज सकता है, लेकिन र क्या है, आ क्या है, म क्या है, उसको वो नहीं जानता। कुल मिलाकर के जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको ध्वनि को, उस मुख से निकली हुई आवाज़ को, साउंड को, फोनेटिक्स को वो अपना अक्षर के रूप में व्यक्त कर सकता है, वो कहलाएगा उसकी लिपि। मतलब भाषा के वर्णों के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि न होती तो इतिहास की अनेक सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि लिपि जो है बहुत सारे पुराने पत्तों में, पुराने ताल पत्रों में, भोजपत्रों में लिखा गया था, जिसे हम देख करके इतिहास की बातों को समझते हैं। रामायण महाभारत जो लिखा गया था वो पुरानी पुस्तक हमको मिला, जिसको विशेष संस्कृत लिपि में लिखा गया था, देवनागरी लिपि में लिखा गया था। उसको देख करके हमने जाना कि हमारा इतिहास ऐसा था। तो निश्चित चिन्ह अथवा संकेत ही अक्षर या वर्ण कहे जाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है। विश्व में कुछ भाषाओं की लिपि एक समान है तो कुछ भाषाओं की अलग होती है। जैसे यूरोपियन भाषाओं की लिपि रोमन है, परंतु सभी भारतीय भाषाओं की लिपि देवनागरी नहीं है। भारत के अधिकतर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन काल में लिपि चित्रात्मक रही होगी। सिंधु घाटी में मिले सिक्कों पर यह लिपि नजर आती है। आज की चीनी और जापानी भाषा को इसी श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी बात मैंने बताया है बहुत सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोग के लिए, इसको डिटेल में आप लोग तैयारी कीजिएगा। अब आती है यहाँ पर कुछ प्रमुख भाषा और उसके लिपि, ये भी सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर संस्कृत का लिपि है देवनागरी, हिंदी देवनागरी से आया, मराठी देवनागरी लिपि से आया, गुजराती देवनागरी से आया। इसी तरह से अंग्रेजी का लिपि है रोमन है, फ्रेंच का रोमन है, स्पेनिश का रोमन है, जर्मन का रोमन है। उर्दू भाषा फारसी से आया है। अरबी जो है अरबी ही है इसका लिपि। पंजाबी का लिपि गुरुमुखी है। असमिया का देवनागरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप अच्छे से तैयारी करके जाइएगा।
कंपटीशन की दृष्टि से सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्याकरण, व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ होता है शब्दों, वाक्यों और भाषा का एक विश्लेषण है कहनी चाहिए। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसके और अच्छे को बात को आप अपने शुद्ध मन से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों को शुद्ध ज्ञान और प्रयोग सिखाता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर पढ़िए इसको। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ फैक्ट जानकारी जो आपके लिए बहुत काम आएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 मुख्य भाषाएं और 1599 गौड़ भाषाएं हैं, मतलब नॉर्मल भाषाएं हैं, एक्स्ट्रा अतिरिक्त भाषाएं हैं जो सामान्य स्पेशल नहीं हैं। यदि भाषा में बोलियों और जनजाति भाषाएं भी शामिल कर ली जाए तो इनकी संख्या 3000 से भी अधिक हो जाएगा। मातृभाषा का प्रभाव हिंदी उच्चारण पर साफ नजर आता है। जैसे दक्षिण भारतीय बंधु ख को क और भ को ब बोलते हैं, जैसे खाता काता, खून कून, भगवान को भगवान, भजन को भजन, इस तरह से उसको प्रयोग करते हैं दक्षिण भारतीय बंधु लोग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में व नहीं बोला जाता, वहाँ व का रूप ब हो गया है। जैसे वचन को वचन, वजह को वजह, व्यवहार को व्यवहार आदि से वो लोग उच्चारण करते हैं। श के उच्चारण में तो अनेक बदलाव देखने में आते हैं। इसके स्थान पर स बोला जाता है, जैसे शीर्षक। रियल में इसका उच्चारण अगर हम लोग करें तो इसका उच्चारण हो जाएगा शीर्षक। अब इसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में शीर्षक बोल देते हैं। शिखर शिखर, शिखर शिखर, षटकोण षटकोण, षष्ठी षष्ठी आदि। पश्चिमी भारत, गुजरात आदि में ह्रस्व स्वर छोटा को दीर्घ स्वर बड़ा करके बोला जाता है, जैसे किन किन, किला किला, दीन दीन आदि। हर बोली और भाषा की लिपि हो यह आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से आप लोग को तैयारी करना है प्यारे बच्चों। अब एक छोटा सा और मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं यहाँ पर कि तत्सम शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिया है। ये आपके लिए सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तत्सम शब्द पूछ सकता है इसको और इसको, तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बता देता हूँ। लोकायसणा का मतलब होता है सम्मान आदि की कामना करना। महेश्वर्य का मतलब होता है धन वैभव। प्रत्यंग तत्सम शब्द, इसका अर्थ है प्रत्येक अंग। प्रत्युष का अर्थ है प्रातः काल। परमौदार्य का अर्थ है बहुत अधिक उदारता वाला। तनवंगी का अर्थ है दुबली पतली स्त्री। पितानुमति का अर्थ है पिता से अनुमति। मतैक्य का अर्थ है एक ही राय का होना। राजेश्वर्य का अर्थ होता है राजा जैसी शक्ति धन। प्रत्यंचा का अर्थ होता है धनुष की डोरी। महोज का अर्थ होता है परम तेजस्वी। महाऔषध का अर्थ होता है अचूक दवा श्रेष्ठ औषधि। मात्रानंद का होता है माँ का सुख। जलोर्मी का अर्थ होता है पानी की लहरें। तो ये बहुत ही सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल बिल्कुल तैयारी कीजिए। हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए, अपने मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से, देखते रहिएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए बिल्कुल, और लाइक कर दीजिए ताकि अगर आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा होगा तो हमारी कांग्रेचुलेशन है, शुभकामनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन हो शिक्षक के पद पर। थैंक यू।